दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आपको। ये मॉडर्न हिस्ट्री के आगे ये सेकंड वीडियो मैं दे चुका हूँ। ये थर्ड वीडियो है क्षेत्रीय रियासत पे। ठीक है, इसका पार्ट 2 आएगा। क्षेत्रीय रियासत का पार्ट 1 अभी मैं दे रहा हूँ, पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तब क्षेत्रीय रियासत आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये दृष्टि का नोट्स है, हैंड रिटन, जो मैं खुद ऑफलाइन करता हूँ, वही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्षेत्रीय रियासत में बंगाल आता है। तो पहले बंगाल के कितने नवाब हुए उनको याद कर लो एक एक करके। मुर्श्द कुली खान, फिर है शुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खान, सुराजिदुल्ला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र बनते हैं, फिर निजामुद्दौला, फिर सैफुद्दौला और मुबारक उद्दौला। ये 11 नवाब बनते हैं बंगाल के। अब एक एक करके यह नवाब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। पहले पढ़ेंगे मुर्श्द कुली खान का। देखिए, आपका क्षेत्र रियासत ख़त्म होने पर इसका 100 क्वेश्चन का जो दृष्टि में मेरा टेस्ट लिया गया है, वो पहले मेंस पीटी का वो आपको मैं दूंगा, उसके बाद मेंस का भी दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, बंगाल के समृद्धि के कारण इसे कामधेनु राज्य की संज्ञा दी थी और मुर्श्द कुली खान को स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक माना जाता है। तो आपको याद रखना है, मुर्श्द कुली खान को ये बंगाल का संस्थापक माना जाता है, स्वतंत्र। ठीक है, ये अंग्रेज से मुग़ल से अलग होते हैं। ये 1700 ईस्वी में औरंगजेब के काल में मुर्श्द कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1717 में फ़र्रुखसियर ने उसे बंगाल का सूबेदार घोषित किया और उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर मुर्श्द कुली खान बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संचालन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, है ना। आगे चलिए, देखिए, मुर्श्द कुली खान नियमित रूप से बंगाल राजकोष में बंगाल से वसूले गए राज्य का एक हिस्सा नजराना के रूप में नियमित रूप से भिजवाता रहा। ठीक है, इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी मकसूदाबाद स्थानांतरित कर लेता है और मुर्श्द कुली खान ने 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लेता है। ठीक है, याद रखना, 1719 में उड़ीसा को बंगाल से मिलाता है। ठीक है, आगे देखिए, मुर्श्द कुली खान ने खालसा भूमि का विस्तार किया। इसने किसानों को लकावी ऋण प्रदान किया और मुर्श्द कुली खान के समय में मुख्यतः 3 विद्रोह हुए थे। एक सीता राम राय उदयनगर और गुलाम एक युद्ध में थे, दूसरा में शुजात खान, तीसरा में नजरात खान युद्ध। 3 विद्रोह होते हैं, तीनों का नाम में याद रखना कि ये ऑप्शन में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इन विद्रोहों को शांत करने के बाद मुर्श्द कुली खान ने इनकी जमींदारी राम जीवन को दे देते हैं और 1727 में मुर्श्द कुली खान की मृत्यु हो जाती है। तब फिर उसका दामाद जो है वो बनते शुजाउद्दीन, इनका उत्तराधिकारी बनते हैं। तो मुर्श्द कुली खान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद शुजाउद्दीन बनते हैं। 1773 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद सरंगीला ने बिहार का कार्यभार भी शुजाउद्दीन को सौंप देता है। फिर 1739 में शुजाउद्दीन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। फिर सरफराज खान बनते हैं बंगाल के नवाब। शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खान जब नवाब, तो उसके समय 1740 में बिहार के नया सूबेदार अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया। कौन सा, गिरिया के युद्ध में। ठीक है, घेरिया या गिरिया के युद्ध में। ठीक है, अगर आपसे पूछे घेरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखना गुजरात का। ठीक है, लेकिन यहाँ गिरिया युद्ध के बारे में बात कर रहा है, तो ये सरफराज खान को पराजित कर उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने पठानों को सहायता ली थी। ठीक है, अलीवर्दी खान, फिर अलीवर्दी खान बन जाते हैं वहाँ के नवाब 1740-56। ठीक है, अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए मुग़लों को देकर नवाब की पद की वैधानिकता प्राप्त कर ली, लेकिन 16 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उसने बंगाल की तरफ से कोई नजराना नहीं भिजवाया। अर्थात अलीवर्दी खान मुग़लों से अलग होता चला गया। इसी परिस्थिति में मराठों ने, ठीक है, इसी परिस्थिति से अलग हो रहा है, तो भाई इसी का परिस्थिति का लाभ उठाकर मराठों ने बंगाल पर हमला करा, जिसमें अलीवर्दी खान की बुरी तरह पराजय हो जाती है। ध्यान से सुनते चलो, कहानी एक बार कान में धंस गई तो आपको क्षेत्र रियासत से एक भी क्वेश्चन ना तो पीटी में ना तो मेंस में छूटेगा। या तो स्टेट पीसीएस को छोड़िए दीजिए और अदर कॉम्पिटिशन को छोड़िए दीजिए, ये यूपीएससी का नोट्स है, इसलिए इतना पढ़ लोगे तो यूपीएससी क्लियर होगा तो सारे जॉब क्लियर होंगे। ठीक है, अच्छे से देखोगे। मराठों ने उड़ीसा पर कब्जा कर लेता, फिर बिहार एवं बंगाल के चौथ
के रूप में 1.20 लाख वार्षिक दर देने के लिए अलीवर्दी खान को देने के लिए बाध्य किया। चौथ होता था, एक सर देशमुखी होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो आगे, ठीक है। मराठों, ठीक है, चौथ का मतलब होता था टैक्स देना, ठीक है, और सर देशमुखी का मतलब भी टैक्स देना होता था। लेकिन चौथ का मतलब होता था कि वो पूरा इलाका बगल में होता था, ठीक है, नहीं होता था, इस कारण वो केवल टैक्स लेता था, उस पर अधिकार नहीं करता था। लेकिन सर देशमुखी में टैक्स भी लेता था और अधिकार भी कर लेता था, ठीक है। ये टैक्स था, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। देखिए, मराठों के आक्रमण का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने पोर्ट विलियम के चारों ओर गहरी खाई बनाई ली और अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों के दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए मुगल बादशाह को पत्र लिखा, लेकिन मुगलों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसी परिस्थिति को देखते हुए अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया था, ठीक है। और 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बनते हैं सिराजुद्दौला 1756 में। लेकिन सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, 3 पुत्री केवल थी। क्या नाम था? मुन्नी बेगम, घसीटी बेगम और अमीना बेगम। इन्हीं अमीना बेगम का बेटा सिराजुद्दौला बनता है शासक, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अलीवर्दी खान का अपना बेटा कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसकी अधिकारी उसकी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला बना। ये अमीना बेगम का बेटा था, ठीक है। सिराजुद्दौला को नवाब पद प्राप्त करने के लिए अपने 3 प्रतिद्वंदियों को संघर्ष करना पड़ा था। ढाका के नवाब विधवा पत्नी घसीटी बेगम, फिर पूर्णिमा का नवाब शौकत जंग यानी मौसेरा भाई, फिर दीवान राज वल्लभ। ये 3 मुसीबतों को झेलना पड़ा था, ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से अपने को सुरक्षित करने के लिए पोर्ट विलियम की किलों को बंदी की और उसके परकोट यानी 4 दीवानी पर तोप चढ़ा दिया। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को इस कार्य को रोकने से मना किया, किंतु वे नहीं माना, ठीक है, याद रखना। जिस कारण सिराजुद्दौला ने 1576 को पोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। कलकत्ता के गवर्नर रोजर ट्रैक ने 5 दिन के बाद माफ़ी मांगते हुए आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन इस तरह अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप पर शरण लिए थे और उसकी वापसी हुई। नवाब ने मानिक चंद्र को कलकत्ता का प्रभारी बनाकर स्वयं मुर्शिदाबाद वापस आ जाते हैं। फिर इसी का काल में आता है काल कोठरी यानी ब्लैक होल घटना। यह काल कोठरी घटना 26 जून 1776 को सिराजुद्दौला के काल में पोर्ट विलियम पर हमले के दौरान हॉलवेल नामक अंग्रेज के कथानुसार हुआ था, जिसमें एक कमरे में 8 × 14 फुट यानी 146 लोगों में से 123 लोगों को दम घुटने की मृत्यु उल्लेख है। लेकिन समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन अपनी पुस्तक सियार उल मुतखरीन में ऐसी किसी भी घटना को उल्लेख नहीं करते। कलकत्ता के पतन की सूचना कि जब मद्रास के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता भेजी। क्लाइव ने मानिक चंद्र को घूस देकर कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, ठीक है। और इस दौरान नवाब सिराजुद्दौला ने 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज के साथ अली नगर की संधि करता है और इस संधि के अनुसार सभी पुराने व्यापारिक अधिकार मिल गए। इसको अंग्रेज को, है ना, ध्यान में रखेंगे। नवाब के अली नगर के संधि का हस्ताक्षर मुख्यतः 2 कारण था। अहमद शाह अब्दाली का बिहार की ओर बढ़ना, दूसरा नवाब को अपने अधिकारी का पूर्ण समर्थन नहीं होना। इसमें उनमें बहुत सारे अधिकारी था, जैसे राज वल्लभ, ये सब था विरोधी, मतलब थोड़ा इनका समर्थन नहीं मिल रहा था इनको, ठीक है। क्लाइव ने बंगाल के महत्वपूर्ण अधिकारी को अपने पक्ष में कर लिया। मानिक चंद्र को कलकत्ता के प्रभारी, जगत सेठ बंगाल के बैंकर, अमीन चंद कलकत्ता के व्यापारी, मीर जाफर, मीर बख्श यानी सेनापति, राजदुल्लभ या राजवल्लभ कुलीन सेनापति, खादिम खान, ये सबको ये अपने अधीन में कर लेते हैं। इसी के कारण होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध का कारण देख लो भाई, ये होता है नदिया जिला में। ये कहाँ का? बंगाल का अरमकुच वृक्ष मतलब बगीचा में सिराजुद्दौला और फ्रांसीसियो मोहनलाल मीर मदन ये सब सिराजुद्दौला की तरफ था। भागीरथी नदी पर होता। अंग्रेज सेना में नृत्य क्लाइव कर रहे थे। इसका सहयोगी वाटसन थे, सहयोगी और मीर जाफर भी इन्हीं का थे। और 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला का मरियन यानी मीर जाफर का पुत्र ने हत्या कर दी। चलिए इसी बात को मैं
डिटेल में बताता हूँ, वो तो डायग्राम का था, जो यूपीएससी में डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है आंसर में, तो वो मैं बताया। अब देखो, प्लासी के नदी जिले के भागीरथी नदी के तट पर एक आम का बगीचा था। मैं बोला, इस युद्ध के मैदान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव और वाटसन, उसके सहयोगी वाटसन कर रहे थे। नवाब के पक्ष में अंग्रेजों से लड़ने में मोहनलाल एवं मीर मादन मारे गए। युद्ध में नवाब के पक्ष में फ्रांसीसी सेना भी मौजूद थी। युद्ध के दौरान, आपको याद रखना, युद्ध के दौरान नवाब सिराजुद्दौला ने युद्ध का नेतृत्व मीर जाफर को लेने के निर्देशित किया एवं स्वयं मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हुए। इधर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने संयंत्र की सफलता की घोषणा की और इधर मीर जाफर के बेटे मरियन ने नवाब की हत्या कर दी। इस तरह 5 जून 1757 को अंग्रेजों की सहायता से मीर जाफर को नवाब बनने में सफल रहा। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने क्लाइव सहित सभी सहयोगी को बड़ी बड़ी धनराशि प्रदान की और कंपनी को 14 परगना जिले भी क्षेत्र में दे देते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार ने 23 जून 1757 को मध्य युग अंत का और आधुनिक काल का शुरुआत बताते हैं। फिर उसी तरह से के.एम. पनिकर के अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा सेनापति ने मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार बहुत अपने अपने पक्ष रख रहे थे। प्लासी के युद्ध के कारण देखो, अंग्रेजों का नवाब के विरुद्ध संयंत्र। दूसरा देखो, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी का प्रयास। चौथा, बंगाल का संपन्नता। पाँचवा, हिंदू व्यापारियों के साथ गठबंधन का प्रयत्न। छठा, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। सातवां, विरोधियों का शरण। आठवां, नवाब का अंग्रेजों के प्रति अविश्वास एवं अंग्रेजों का अवशिष्ट व्यवहार। कालकोठरी की घटना। अब देखिए, आपका मेंस के सारा क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध के परिणाम उसके निहित है। भारत में अंग्रेजों की सफलता में बंगाल के प्लासी युद्ध का सुनिश्चित होना माना जाता है, व्याख्या करें। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का संघर्ष भारत में अंग्रेजों की सफलता की दृष्टि से पूरा। मैं इसका सारा आंसर दूंगा, मेंस में लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरा भी टेस्ट है ये छठ पूजा के बाद, तो उसमें मेरा मेंस में कितना आता है, मतलब ये 1857 के तक का टेस्ट है, मेंस का भी है और पूरा उतना तक का पीटी का भी फिर से टेस्ट है। जितना टेस्ट हो रहा सब मैं आप लोगों को देता जाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लो, आप लोग पढ़ते चलो, है ना, अगर यूपीएससी करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अवध का। अवध में देखिए, सदादत खान, सफदर जंग, शुजाउद्दौला, असदुल्ला, वजीर अली, सदादत अली, गाजीउद्दीन हैदर, नासिरुद्दीन हैदर, अली शाह, अमजद अली शाह, वाजिद अली शाह। 1757 इनका बात करेंगे, 1757 जब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। बंगाल की तरह अवध भी एक समृद्ध प्रांत था और इसकी भूमिका कारण बफर स्टेट कहा जाता था और बंगाल को कामधेनु स्टेट। ठीक है, अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है ना, वह स्वतंत्र रूप से स्थापित करने का श्रेय जो है ना, सदादत खान यानी बुरहान उल मुल्क को दिया जाता है। अवध के नवाब शिया मुसलमान था और सैयद बंधु के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। अब सैयद बंधु कौन थे, आपको याद होगा जब पढ़ा रहा था ये उत्तर मुगल कालीन, पार्ट 1 वीडियो देख लो, वहाँ पे याद रखना। ठीक है, सैयद बंधु। ठीक है, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के दौरान सदादत खान ने षड्यंत्रकारी का भूमिका निभाया था और 1739 में उसने आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सदादत खान ने हिंदू और मुसलमानों में बिना किसी भेदभाव के समन्वय पर आधारित शासन संचालन किया था। ठीक है, मुसलमान का भी आप सर्च करिए, मुसलमान का भी 2 होते हैं, एक शिया मुसलमान, एक सुन्नी। तो शिया जो होते हैं ना वो उतना नहीं होते हैं, थोड़ा और शिया जो होते हैं थोड़ा अच्छा होते हैं। अब देखेंगे, अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, अपना अपना विचार रख सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं तो धर्मवाद नहीं बनना है, लेकिन धर्म के बारे में, सब धर्म के बारे में ज्ञान रखना है। ठीक है, चलिए। अब सफदरजंग कौन था, ये सदादत खान का भतीजा था। ठीक है, ये 1739 से 54 तक रहता है। मुगल शासक अहमद शाह ने सफदरजंग को 1748 में अपना वजीर घोषित किया था, इसलिए इसे नवाब वजीर कहा जाता है।
इसने अब्दाली से, राजपूतों से, पठानों से, मुगलों को रक्षा के लिए मराठों से समझौता किया। इसके बदले उसने मराठों को 50 लाख रुपए, पंजाब, सिंध एवं उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों का चौथ अधिकार भरोसा दिया था, लेकिन मराठे इसे विरोधियों से मिल गए थे। अब बात करेंगे शुजाउद्दौला। सफदरजंग की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बनते हैं, घोषित होते हैं। इसने निम्न घटनाओं पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर के युद्ध, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, चलिए सब देखेंगे एक एक करके। पहले देखिए, शुजाउद्दौला ने वारेंग हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की थी और शुजाउद्दौला के मृत्यु के बाद 1775 में अफसदुल्ला अवध के नवाब बन जाते हैं। अब बात करेंगे अफसदुल्ला। शुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अफसदुल्ला बन गया। उसने वारेन हेस्टिंग के साथ 1775 में फैजाबाद की संधि की थी और 1775 के बाद लखनऊ नवाबों का निवास स्थान बन गया था। वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों, यानी मतलब पत्नी नहीं, महिलाओं होता है, ठीक है, की संपत्ति की सुरक्षा का अवसावना दिया था और बाद में उसने सारी संपत्ति जब्त कर ली। अफसदुल्ला ने लखनऊ में 1784 में इमाम बाड़ा का निर्माण कराया, 1784 में। ठीक है, आगे देखिए, अफसदुल्ला ने लखनऊ में 1784 में इमाम बाड़ा का निर्माण कराया। इसका स्थापकार वास्तुकार किफ़ायत खान था। इस इमाम बाड़े में स्तंभ विहीनी विशाल कक्ष बनवाया गया। ठीक है, साथ ही इसमें भूल भुलैया एवं बावली भी बनाया हुआ है। इमाम बाड़े के प्रवेश द्वार रूमी दरवाज़ा कहा जाता है। इमाम बाड़े का प्रयोग मुहर्रम का तजिया निकालने के लिए किया जाता था। नोट: 1775 में राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हो जाता है। सारा कहानी लाइन बाय लाइन लिखा हुआ। फिर आता है सदादत अली। यह अंग्रेज़ों की मदद से गद्दी पर बैठता है 1801 में और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है। तो ये भी याद रखना है, अवध भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं 1801 में। क्वेश्चन आता है, आगे पढ़ाएंगे जब सहायक संधि हो गया। फिर जैसे कि आपको पढ़ाएंगे हड़प नीति वेलोजली का, तो सब समझ में आएगा। अभी पहले जान लो केवल ये करता है। ठीक है, गाजीउद्दीन हैदर, इसने राजा की उपाधि धारण की थी। और वजीद अली 1856 में वेलोजली ने कुशासन के आरोप में अवध को अंग्रेजी क्षेत्र में विलय कर लेता है। इसकी पत्नी बेगम हजरत महल जो होती है, ये लखनऊ से 1857 की क्रांति में भाग लेती है। पढ़ेंगे ये पहले ध्यान। अब बात करेंगे हैदराबाद। निजामुल यानी चिंगलीज़ खान ने 1727 से लेकर 1724 में शिकार खेलने के बहाने दक्कन की ओर प्रस्थान किया और अक्टूबर 1724 में शंकुर खेरा की लड़ाई में मुजाबिन खान को मारकर स्वतंत्र हैदराबाद को स्थापना कर लेता है। अब पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को 1728 में पालखेरा और 1737 में भोपाल की लड़ाई में पराजित करता है। निजामुल मुल्क ने कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया। इसका दीवान एक हिंदू पूरन चंद्र था। ठीक है, आगे देखिए। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र निसार जंग 1748 से 50 हैदराबाद का निजाम बना और 1750 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की सहायता से मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम बना और फ्रांसीसी की मदद से सलाबत जंग निजाम का पद प्राप्त करने में सफल रहा। फिर बनता निजाम अली। निजाम अली 1762 से 1803 और अंग्रेज के साथ 1798 में सहायक संधि कर लेता। अवध हैदराबाद जो है सबसे पहले सहायक संधि में हस्ताक्षर करता है 1798 में। तब मराठों और टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता सहमत की। फिर इसके बाद शासक बनते लेकिन उतना खास नहीं थे। सिकंदर शाह, नासिरुद्दौला, असफदुल्ला, मीर महबूब अली खान, उसान अली, बहादुर फतह खान, ये सब याद कर लेना क्योंकि आता है लाइन बाय लाइन बनाने के लिए पीटी में क्वेश्चन। कर्नाटक, यह मुगल साम्राज्य के दक्कन का सूबा था जो हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत आता था। जिस तरह निजाम उल मुल्क मुगलों से स्वतंत्र होना चाहता था, उसी प्रकार कर्नाटक हैदराबाद से स्वतंत्र होना चाहता था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का स्थापना सदादत उल्ला खान को माना जाता है। हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब कर्नाटक के नया सूबेदार सदादत उल्ला खान ने हैदराबाद के निजाम
सहमति के बिना दोस्त अली सदात उल्ला खान को भाई गुलाम उल्ला खान का बेटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लेता है। और 1740 के बाद कर्नाटक के नवाबी को लेकर संघर्ष होता है, जिसमें यूरोपीय व्यापारी कंपनी को भारतीय राजनीतिक में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिला और 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसी ने हस्तक्षेप किए थे। कर्नाटक का युद्ध देख लो। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1744 से 48, द्वितीय कर्नाटक 1749 से 54, देखो कहीं कहीं पे 1740 भी लिखल रहता है, ठीक है, ध्यान में रखोगे। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है 1756 से 63। अब देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण देख लो भाई। कारण है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का संघर्ष करना, फिर ब्रिटिश नौसेना अधिकारी का बॉर्नेट फ्रांसीसी जहाज़ को ध्वस्त करना, फिर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की मॉरिशस का गवर्नर लॉबॉर्डेन की सहायता से मद्रास पर हमला करना, ठीक है। फिर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने युद्ध बंद करने का आदेश दिया, ठीक। फिर डुप्ले ने आपको याद रखना अनवरुद्दीन को समझाया कि मद्रास की जीत कर आपके हवाले कर लेंगे। फिर जब डुप्ले ने मद्रास को जीत कर फिर ये सब पूरा कहानी भाई यहाँ पर तो मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो वो डायग्राम था, ठीक है, उतना समझ में नहीं आएगा, फिर भी पढ़ना होगा पढ़ लेना। अब देखो यहाँ बताता हूँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का विस्तार था। ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बॉर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज़ को पकड़ लिया, अतः डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर लॉबॉर्डेन की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लेते हैं और कर्नाटक के नवाब अनावरुद्दीन 1744 से 49 दोनों को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी, किंतु डुप्ले ने मद्रास जीत के नवाब को भेंट करने का वादा किया। जब डुप्ले ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो फ्रांस की सेना अनावरुद्दीन के बीच सेंट थोमो का युद्ध, और इस युद्ध में कैप्टन पेरार्ड ने 230 सैनिकों के साथ 10,000 सेना का नेतृत्व करने वाला महमूद खान को पराजित कर दिया। यूरोप में उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। उनके बीच एक्सला के साफेल की संधि हुई और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। इसी साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म है। अब देखो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 3 पक्ष होते हैं। प्रथम पर हैदराबाद नासिर जंग और मुजफ्फरजंग, दूसरा कर्नाटक अनावरुद्दीन और चंदा साहब, और तीसरा अंग्रेज ग्रुप में, दूसरा फ्रांसीसी ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे देखो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी समस्या को यूरोपीय शक्तियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का कारण हुआ। हैदराबाद में नासिर जंग सत्ता का मुजफ्फर जंग का चुनौती, दूसरी तरफ कर्नाटक अनावरुद्दीन की सत्ता उसका बोहनोई चंदा साहब की चुनौती दे रहा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लर ने मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब को समर्थन दिया, वह अंग्रेज ने नासिर जंग और अनावरुद्दीन को सहायता देते हैं, ठीक है। डुप्ले चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की सेना को 1749 में अम्बूर की लड़ाई में अनावरुद्दीन को पराजित कर दिया और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इसी प्रकार नासिर जंग ने उसके स्थान पर मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के निजाम बना देता है। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को मछलीपट्टनम एवं पांडिचेरी का क्षेत्र दिया और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का गवर्नर बना दिया। चंदा साहब ने डुप्ले को पांडिचेरी के अधीन 80 गाँव दे देते हैं। डुप्ले ने बुशी के नेतृत्व में हैदराबाद के एक सैन्य टुकड़ी को रखने का निर्णय दिया और 1751 में मुजफ्फर जंग मर गया और फ्रांसीसी की मदद से सलावत जंग हैदराबाद के निजाम बन जाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। इसके बदले फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्राप्त हुआ, जिसमें चिरकल, राजमुंदरी, मुस्तफ़ानगर के क्षेत्र शामिल थे। फिर आते दूसरी ओर क्लाइव और त्रिचनापली का फ्रांसीसी घेरा तोड़ने का सफल रहा और कर्नाटक की राजधानी अराकट पर घेरा डाल दिया। अराकट को जीत लिया और 1752 में कर्नाटक का नवाब चंदा साहब मारा गया और अंग्रेज़ों की सहायता से मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया और 1754 में डुप्ले के स्थान पर गेहडू को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया और उसके साथ ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। अब बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये सप्तवर्षीय युद्ध होता है फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है। और यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ब्रिटिश फ्रांसीसियों के बीच पुनः युद्ध प्रारंभ हो जाता है और फ्रांस से काउंट डी लाली को भारत भेजा गया और काउंट डी लाली ने बुर्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया और यह फ्रांसीसियों की ऐतिहासिक भूल थी, ठीक है।
क्योंकि इससे हैदराबाद में फ्रांसीसियों की स्थिति कमज़ोर हो गई। और 1760 में आयरकुट ने वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। और 1773 में, ठीक है, 1773 में पेरिस की संधि हुई, जिसके अंतर्गत पांडिचेरी एवं चंद्रनगर के फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया और दक्षिण में फ्रांसीसियों के सैनिक कम कर दिए गए। और 1763 के बाद फ्रांसीसी देशी राज्यों के यहाँ सेनापति, प्रशिक्षक, सलाहकार के पद पर कार्य करना। और वेलेज़ली ने इन पदों को भी फ्रांसीसी से हटा दिया। इसके बाद पार्ट 2 में क्षेत्रीय रियासत में मैसूर से स्टार्ट करूँगा, क्षेत्रीय रियासत ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद क्षेत्रीय रियासत का टेस्ट दे दूँगा, फिर उसके बाद मेंस के भी क्वेश्चन दे दूँगा, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।